तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेती हूँ। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि IND20 कोड आप सभी लोगों को 20% डिस्काउंट के लिए अभी दिया जा रहा है। जितने भी दिसंबर के कोर्सेज हैं, जितने भी आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, बुक्स है, यानी कोई भी चीज़ आज आप JRF अड्डा पे खरीदते हैं, क्योंकि 15 अगस्त है तो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे आपका एक स्पेशल कोड है। IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड 20 स्टैंड्स फॉर आप लोगों का 20%। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके आप किसी भी कोर्स में या किसी भी पैकेज पे जाके IND कोड लगा सकते हो, IND20, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप सब लोग जानते ही हो कि 25 अगस्त से 25 अगस्त से आप सभी लोगों के लिए एक नया फ्रेश बैच है जो दिसंबर के लिए स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जैसा मैंने कहा 20% डिस्काउंट है सभी टेस्ट सीरीज, आपके कोर्सेज, पैकेजेस, सब पर, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन देखो, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो होता है आपका CMM मॉडल, ये क्या काम करता है? पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये चीज पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो डेवलप एंड रिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस करता है, डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। कौन कौन से काम है जो यहाँ पर आप लोगों का CMM मॉडल करता है? देखिए, तो अगर कैपेबिलिटी की बात करें हम लोग, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो होता है वो आप लोगों के लिए एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर बनाने की बात करता है। ठीक है, एक ऐसा आपका मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि 5 लेवल है और इस 5 लेवल के अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को टेक केयर करते हैं। इसके जो 5 लेवल्स हैं उन पर भी आप लोगों से सवाल बनता है। जो 5 स्टेजेस है, कोई बता सकता है कि मुझे कौन कौन सी 5 स्टेजेस होती है कैपेबिलिटी आप लोगों के मॉडल के अंदर? CMM मॉडल के अंदर जो आप लोगों की स्टेजेस होती है, इन पर भी सवाल बनता है और ये हमने पढ़ा है, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को रेट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, उनको कितना समय हुआ है उसके हिसाब से। कौन बता सकता है? आपसे पूछ रही हूं मैं, आपको बताना है। यस या नो नहीं बताना है, आपको नाम बताना है स्टेजेस के कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। इनिशियल, डिफाइंड, रेप्यूटेबल, ऑप्टिमाइज्ड, मैनेज्ड। नहीं, इनिशियल, रिपीटेबल, फिर डिफाइंड, फिर मैनेज्ड, फिर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, है ना। ऑर्गेनाइज नहीं होगा वो, ऑप्टिमाइज्ड होगा, बाकी सही है। ठीक है, डिफाइंड से पहले आता है रिपीटेबल, और रेप्यूटेबल कुछ भी नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैं समझ रही हूँ आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है इनिशियल लेवल, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आता है रिपीटेबल लेवल, फिर इसके बाद में हमारा आता है डिफाइंड लेवल, एंड देन उसके बाद में हमारा आता है मैनेज्ड, और फिर आपका ऑप्टिमाइज्ड। तो ये लेवल्स हैं जो आप लोगों के कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के अंदर होते हैं। ठीक है ना। हम इनिशियल लेवल के अंदर है तो हम बहुत ही इनिशियली, यहाँ पर कोई भी की परफॉर्मेंस एरिया हमारे पास में होते नहीं है। जब हम लेवल 2 पे आ जाते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड हम सारी की सारी बातें करते हैं।
क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग डिफाइन लेवल पर आ गए हैं, तो डिफाइन लेवल क्या है? डिफाइन लेवल है कि जो इंटररेटर रिलायबिलिटी है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं कि किस तरीके से हम आपस में मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का होता है डिफाइंड लेवल। फिर फाइनली आता है आपका मैनेज्ड लेवल। मैनेज लेवल के अंदर तो हम लोग सॉफ्टवेयर की कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, SQM के ऊपर आप लोगों का काम होता है। और फिर आता है आपका ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड यानी कि जो भी काम आपने किया है उसे डिफेक्ट के बिना काम करना, है ना। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हम ये चीज़ पढ़े हैं ना कि पहले SDLC हम लोग यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल आपके लाइफ साइकिल मॉडल्स हम लोग यूज़ करते थे, अब हम लोग एजाइल मॉडल पे आ गए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होता है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे एडवांसमेंट करना है, कैसे इंक्रीज करनी है अपनी कैपेबिलिटीज़ को, वो सब हम ऑप्टिमाइज लेवल में पढ़ते हैं। यहाँ से आप लोगों का एक सवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बन रहा है पिछले कुछ सालों से, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक और बढ़िया क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का SWE IPT से बना है। कोई मुझे बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? देखो जो आप लोगों के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इश्यूज है उनसे रिलेटेड बात करता है, कैसे हम किसी भी एक प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, दैट इज IPT, ठीक है, IPPT होता है एक्चुअली। अब आपसे ये बोल रहा है कि जो आपके सॉलिसिट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड्स और उनके एक्सपेक्टेशंस पे काम करना, स्पेसिफाई करना सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को फॉर दी प्रोडक्ट एंड पोस्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस पे काम करना, जनरेट करना इंटीग्रेटेड टेक्निकल प्लान्स को फॉर अकम्पलिशिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट, ट्रांसलेट करना स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को इनटू अ कंप्लीट स्पेसिफाइड आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन, ensure that the software technical data package is sufficiently detailed to facilitate an efficient and effective software implementation। ऑब्वियस सी बात है, देखो पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक से ज्यादा क्या, सभी के सभी स्टेटमेंट एक्चुअली में यहाँ पर बिल्कुल सही बात लिखी है। ऑल ऑफ द अबव है क्या? हाँ जी, पहला ही ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव, और बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है। ठीक है, जो आप लोगों की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है उसके अंदर किस तरीके से आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन मेंबर प्लस आपके स्टेक होल्डर्स, उनके लिए किस तरीके से उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं उस पर काम करना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्निकल प्लान्स को बनाना, फिर उनको अकम्प्लिश करना डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों की SWE IPT पैकेट के अंदर आती है। ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपकी एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज कर सकता है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, है ना, कौन सी ऐसी टेक्निकल अप्रोच है जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हम एक एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड मॉडल बना सकते हैं। ठीक है जी, देखो बेसिक क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी पेड कोर्स में एनरोल थे तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने बेसिक क्वेश्चन तो हर सैटरडे किए हैं। मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करें जो थोड़े डिफरेंट हो, ठीक है, जो यूजुअली आई डोंट थिंक कि हमने तो इससे पहले डिस्कस किए होंगे। अब जैसे कि यूजर, आप लोगों का जो यूज केस डायग्राम है, मतलब है ना, UML जो है आप लोगों की मॉडलिंग लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों की UGC नेट एग्जामिनेशन में लगातार सवाल बनते आए हैं हमेशा से, क्योंकि ऑफ कोर्स हम रिक्वायरमेंट वाले स्टेज में पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट और डिजाइनिंग वाला जो हमारा फेज होता है उसमें जितने भी टूल्स एप्ट होते हैं उन पर सवाल बनता है। सही है, तो यहाँ पर आपसे 2.0 जो है आपका UML का, उसके ऊपर एक सवाल है जो हम कर रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पर। अगर मुझे कैप्चर करना है बिहेवियरेबल आज तक किसी भी एक सिस्टम का, तो मुझे क्या क्या चीजें होगी जो रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि यूज केस डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है और स्टेट मशीन डायग्राम है। ठीक है, यूज केस हो गया, एक्टिविटी हो गया, स्टेट मशीन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टाइमिंग हो गया, इंटरेक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया। देखो ये लास्ट वाले तो बेसिकली यहाँ पर नहीं आएंगे हमारे, वो तो स्ट्रक्चरल वाला सीन हो गया है। कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है हमको? यूज केस डायग्राम चाहिए होता है, एक्टिविटी होता है और स्टेट मशीन होता है। ठीक है ना,
बाकी जो आपके सारे लिखे हुए हैं दैट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम हो गया, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया, पैकेज हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, ये सब चीजें हम स्ट्रक्चरल चार्ट के अंदर बनाते हैं या स्ट्रक्चरल डायग्राम्स जो होते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं, यूज केस मॉडल के अंदर यूज नहीं करते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि हम कौन सी स्टेज के अंदर यूएमएल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज अ मोस्ट पावरफुल टूल? यूएमएल कहाँ पर काम आता है? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के फॉर एग्जाम्पल, या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के, डिजाइनिंग के, कौन से फेज के अंदर यूएमएल हमारा सबसे एप्ट टूल होता है, ये मैं पूछ रही हूँ। यार ये तो बताना चाहिए यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसके अंदर? नेक्स्ट सवाल देखिए, इंक्रीमेंट मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का, वो क्या करता है? एक रीजनेबल अप्रोच देता है व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड, अ गुड अप्रोच व्हेन द वर्किंग कोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली, द बेस्ट अप्रोच टू यूज द प्रोजेक्ट विद इन लार्ज डेवलपमेंट टीम्स। रेवोल्यूशनरी मॉडल अगर आपको बताना है, नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नो, एलिसिटेशन में यूज होता है आई थिंक। इंक्रीमेंट मॉडल हम क्यों यूज करते हैं? इंक्रीमेंट मॉडल हम लोग यूज करते हैं जब हमको बहुत जल्दी प्रोडक्ट चाहिए रहता है, वहां पर हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर मुझे बिल्कुल ही कुछ नया ही बनाना है तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से चलती हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोला है कंडीशन कवरेज है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग है, वॉल्यूम टेस्टिंग है और अल्फा टेस्टिंग है, और आपको बताना है कौन सी टेस्टिंग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्टिंग के फ्लो चार्ट से सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कंडीशन कवरेज जो होता है वो आप लोगों का व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, जिसके अंदर हम कंप्लीट अंदर के जितने भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है उनको भी एग्जीक्यूट करके और उनका पूरा प्रोसेसिंग वहां पर देखते हैं। देन आपके लिए इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। अगर वॉल्यूम टेस्टिंग की बात करूं तो वो सिस्टम टेस्टिंग होता है, और अल्फा टेस्टिंग जो है वो एक तरीके की परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। सही है, बस यहाँ पर आपको टेस्टिंग के अगर फ्लो चार्ट भी पता है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी पता है, तो भी ये क्वेश्चन बनता था। सही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ा इजी टू गो आप लोगों का क्वेश्चन है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल ही नहीं आता है, ऐसे वाली चीज है इसके साथ में। 50-50 नहीं होगा कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आता है, पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली कर दोगे, क्योंकि इतना ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही कुछ, जैसे मेंटेनेंस वाला आप लोगों का न्यूमेरिकल आ गया था, तो अगर आपने मेंटेनेंस वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो ऊपर से ही जाएगा वो। बट अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो 2 नंबर पक्के हैं आपके। जैसे कि अल्फा और टेस्ट बीटा, ये हम सब लोग जानते हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी एक्सेस्ड ड्यूरिंग द यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग के टाइम पे एल्गोरिथमिक परफॉर्मेंस होती है, नंबर ऑफ लाइन कोड्स होते हैं, एरर हैंडलिंग होता है, एग्जीक्यूशन पाथ्स होते हैं। अगर यूनिट टेस्टिंग की मैं बात करूँ तो कौन सा हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। हम जो जब यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं उस केस में? हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, और इनिशियल स्टेज पर जो है वो नंबर ऑफ लाइन, एरर हैंडलिंग, एग्जीक्यूशन पाथ, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज। तो जो आप लोगों का पीस ऑफ कोड आपको मिला है, वो जो पर्टिकुलर एल्गोरिथमिक परफॉर्मेंस है उसको आप टेस्ट करो, सबसे इनिशियल लेवल पे ये करो। फिर जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है तब जाके फिर मैं एरर हैंडलिंग और इन सब के ऊपर काम करना शुरू करती हूँ। मतलब एरर हैंडलिंग और एग्जीक्यूशन पाथ्स जो है ये तो आपके सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, ये देखो सेक्शन ऑफ कोड को हम आइसोलेट करके टेस्ट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं करेक्टनेस की। फिर उसके अलावा हम लोग फंक्शन और प्रोसीजर को टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग आइसोलेशन में। अगर कोई बग्स आ जाता है तो उसको हम लोग देख रहे हैं जल्दी सॉल्व करने की, ताकि पैसा थोड़ा बचा सके हम लोग, और कोड को कितना रीयूज किया जा सकता है उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन कंसर्निंग कोड इंस्पेक्शन एंड कोड वॉक थ्रू इज ट्रू? क्यों करते हैं हम ये?
एक तरीके का फॉर्मल टाइप का रिव्यू कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर कि अगर अभी इनिशियल लेवल पे ही इंस्पेक्शन ठीक तरीके से चलेगा तो बाद में जाके बड़ी प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये टेस्ट करने का काम हम लोग कर रहे हैं इंस्पेक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर कोड वॉक थ्रू की बात करूं तो जितने भी आप लोगों के आसपास के लोग हैं, जो इंटरेटर रिलायबिलिटी वाला पोर्शन है वो हम लोग वॉक थ्रू से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोगों के पीयर रिव्यूइंग है वो यहाँ पर होती है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो आप लोगों का वॉक थ्रू होता है ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट जो इंस्पेक्शन होता है वहां पे बाहर से लोग आएंगे और वो इंस्पेक्ट करेंगे कि इनिशियल स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट लेटर स्टेजेस जो है वो बहुत ही फ्रूटफुली आपके रन कर सके। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का ये रूल है, जितना अर्ली आपको एरर पता लग जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अंदर जाते जाओगे उतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है और फिर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों से बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है, कोड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट वंस द कोड हैज बीन यूनिट टेस्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर सिनोनिम्स, ऐसा भी नहीं है। Adherence to coding standards is checked during the code inspection, ये बात सही है। Code walkthrough is usually carried out by an independent test team, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास के टीम के मेंबर्स ही होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड its planning must begin at the earliest possible time. The cost of the testing is an important contribution to determining the overall software development cost. बिल्कुल सही बात है ना। सबसे ज्यादा पैसा अगर देखा जाए, मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं वैसे, बट हाँ मोस्टली आपका जो पैसा होगा वो सबसे, अगर आगे जाके हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा आपकी टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में ही लगता है, ठीक है। कोड टेस्टिंग ही सबसे डिफिकल्ट है आपकी, क्योंकि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है और उस लेवल ऑफ टेस्टिंग के अंदर भी बाहर की टेस्टिंग टीम, अंदर की टेस्टिंग टीम, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रू कौन सा है ये आपको बताना है, तो आइए ट्रू चेक करते हैं। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द रिक्वायरमेंट दैट आर लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट आर इम्प्लीमेंटेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट बताता है, SRS जो होता है आपका। कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर ऑलवेज अचीव्ड इन प्रैक्टिस, नो। प्रोटोटाइपिंग इज अ मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, यस। रिक्वायरमेंट रिव्यूइंग और रिव्यू इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द एरर्स इन द सिस्टम। रिक्वायरमेंट रिव्यू नहीं, ऐसा नहीं है, एरर से नहीं होता है, वो तो टेस्टिंग वाला पार्ट है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको ट्रू बताना था, तो ट्रू बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थ्री था ना। प्रोटोटाइपिंग वाला याद आ रहा है ना, स्टब बनाते थे हम लोग, याद है ना। टेस्टिंग वाले केसेस जब हम बनाते थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने पढ़ा था, स्टब हम लोग बनाते थे, वो वाले टॉपिक से है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है भाई, बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे दिखा। रिस्क प्रोबेबिलिटी अगर आपको P गिवन है, L आपका लॉस है, तो रिस्क एक्सपोजर आपको कंप्यूट करके बताना था। तो देखो रिस्क जो होता है वो क्या होता है, ये हमने दो चीजों से मिलके बना होता है बेसिकली। कितनी बार, क्या प्रोबेबिलिटी है आपके एरर आने की, और फिर उससे रिकवर करने का जो है वो आपका कितना कॉस्ट जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी रिस्क इवैल्यूएशन होता है। अगर आप लोग देखोगे तो नोट्स के अंदर शायद रिस्क वाला है ना, जो आप लोगों का रिस्क मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है ना, RMM, उसके अंदर मैंने रिस्क का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है। ऑल्दो वहां पर मैंने लिखा है कि एक तो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी और उसको रिजॉल्व करने का जो कॉस्ट होता है वो, यहाँ पर जो है वो कॉस्ट की जगह लॉस दिया हुआ है, एक ही बात है। कितना पैसा लग गया आपको उस रिस्क को रिजॉल्व करने में, वो वाली बात हो गई है, ये हो गई, ठीक है ना। तो आपके फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उस फेलियर्स से जो भी आपका डैमेज हुआ, इससे आपका कितना नुकसान हुआ या उससे रिकवर होने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा, वो, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका रिस्क, ठीक है। अगर किसी के पास हैंड रिटन नोट्स है तो
देख के बताना मुझे, है ना, पेज नंबर बताना, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए। चल, वाटरफॉल मॉडल ये तो एक है ही भाई, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं इस टाइप के मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। वाटरफॉल है, एवोल्यूशनरी है, कंपोनेंट बेस्ड है, स्पाइरल है। Specification can be developed, requirement compromises are inevitable, explicit recognition of the risk है, inflexible partitioning of the project into stages है। देखो जहां पर भी रिस्क की बात आती है तो हम लोग स्पाइरल लगा के आते हैं। आई होप कि ये सब हम अग्री करते हैं ये वाले पार्ट से, तो जहां पर भी आता है। इसके अलावा देखो आपकी कंपोनेंट बेस्ड है, तो कंपोनेंट बेस्ड जो होगा वो आपका किस पे बात करता है, जब आप लोगों के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो आपके होंगे ही होंगे, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो वाटरफॉल मॉडल हमेशा से एक इनफ्लेक्सिबल मॉडल होता है जिसके अंदर आपको पहले से सारी चीजें पता होनी चाहिए। और एवोल्यूशनरी मॉडल जो होता है वहां पर आप क्या कर सकते हो, आपकी नई चीजें डेवलप कर सकते हो, है ना, नए रूल्स बना सकते हो। 70 पेज नंबर है, 70 नंबर का पेज देख लीजिएगा, उसके अंदर रिस्क लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा हो गया ऑप्शन, ए का डी है, 1 का डी है और 4 का सी है, 1 का डी है, 4 का सी है और 2 का ए है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, the cyclomatic complexity matrix provides the designer with the information regarding the number of cycles, errors, independent logic paths या फिर स्टेटमेंट इन दी प्रोग्राम। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, आपके इंडिपेंडेंट लॉजिक पाथ्स को बताता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी।